नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शलाक्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज हम डिस्कस करेंगे द वाटरिंग ऑफ आई, जो हमने पढ़ा था उसका क्लिनिकल इवैल्यूएशन। सबसे पहले हमें करना होगा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। अगर रिफ्लेक्स लैक्राइमेशन है तो उसको रूल आउट करने के लिए सबसे पहले उसको हमें कोज देखना है कि कोई आईलिड में एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, जैसे कि एक्ट्रोपियन, जो आईलिड मार्जिन है उसकी आउटरोलिंग तो नहीं हो गई है, या पंक्टल एक्ट्रोपियन और इवर्जन, पंक्टम के आउटरोलिंग या इवर्जन तो नहीं हो गया, या लैक ऑफ थैलमोस, इनएबिलिटी टू क्लोज द आईलिड्स, या लैक्राइमल पंप की वीकनेस। अगर आईलिड्स लैक्स हैं तो उसकी वजह से लैक्राइमल पंप में वीकनेस हो सकती है, या फिर वीकनेस ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई। तो इन सभी रीजन से क्या होता है, हमारी आईलिड्स में एबनॉर्मेलिटी होती है। और आईलिड्स अगर प्रॉपर उसको कवर नहीं करती है लेग कंजक्टिवा को, तो क्या होता है हमारे, उसकी वजह से इरिटेशन होती है, रिफ्लेक्स लैक्राइमेशन होता है। punctal abnormalities like atresia of punctum, punctal ectropion। तो इसी तरह से पंक्टम में भी abnormalities हो सकती हैं, या तो पंक्टम का नैरोइंग हो जाए या फिर एब्सेंस हो जाए, कोई पैसेज बंद हो जाए, तो उस केस में इट इज अ पंक्टल कॉज फॉर वाटरिंग ऑफ आई, या पंक्टल एट्रोपियन हो जाए, पंक्टम का इवर्जन हो जाए। प्रेजेंस ऑफ स्वेलिंग इन द lacrimal gland इंडिकेटिंग nasolacrimal duct obstruction। अगर लैक्राइमल साइड पे कोई स्वेलिंग है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पूरे नीचे नेजोलैक्राइमल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट है इसमें रिगर्जिटेशन टेस्ट। ये कैसे किया जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, लैक्राइमल सैक एरिया जो होता है वहां पे प्रेशर अप्लाई करते हैं थंब की हेल्प से और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से। ठीक है, या तो थंब या फिर इंडेक्स फिंगर आप प्लेस करेंगे लैक्राइमल सैक एरिया पे, और हम ऑब्जर्व करते हैं पंक्टम को। पंक्टम को ऑब्जर्व करना है कि रिगर्गिटेशन होने पे किस तरह का कंटेंट बाहर आ रहा है। अगर नेसोलैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि क्रोनिक डेक्रायोसिस्टाइटिस में होता है, तो पंक्टम के थ्रू जो सैक के कंटेंट्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, वो रिगर्जिटेट होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं रिगर्जिटेशन टेस्ट। नेक्स्ट है फ्लोरोसिन डाई डिसअपीयरेंस टेस्ट, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं FDDT। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, फ्लोरोसिन डाई डालते हैं 2 ड्रॉप्स कंजक्टिवा सैक में, और 2 मिनट बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ये कोई डाई आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर अटोनिया ऑफ सैक है, अगर जो लेक्राइमल सैक उसके मसल टोन है, मसल स्ट्रेंथ है, उसका लॉस हो गया है, या कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या होगा, उसकी वजह से जो हमारे टीयर्स है उनका प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाता है, और वो डाई भी अंदर ही लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर जाती है। तो ये आपको इमेज दिखाई है इसमें एफडीडीटी में। ए में आपको दिखाया है कि किस तरह से फ्लोरोसिन डाई रिटेन नहीं हो रही है, और बी इमेज में दिखाया है कि किस तरह से फ्लोरोसेंस डाई आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपको ज्यादा टाइम तक रिटेन रहती है, जैसे बी इमेज में है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। नेक्स्ट इज लैक्राइमल सिरिंजिंग टेस्ट। ये परफॉर्म किया जाता है लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद। सबसे पहले हम पेशेंट को 4% ज़ाइलोकेन का लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद में लैक्राइमल सिरिंजिंग टेस्ट करते हैं। इसमें लैक्राइमल सैक को पुश करते हैं with normal saline from lower punctum with the help of a syringe and lacrimal cannula। lacrimal syringe लेंगे या lacrimal cannula लेते हैं, उससे हम नॉर्मल सलाइन को पुश कर देते हैं lacrimal sac में फ्रॉम लोअर punctum। फिर इसमें इंटरप्रिटेशन हमें दिखाई क्या क्या दिखाई देंगे, फ्री पैसेज ऑफ सलाइन थ्रू lacrimal passages into the nose rule out any mechanical obstruction। अगर फ्रीली अगर सलाइन पास ऑन कर रहा है लेक्राइमल पैसेज से नोज में, तो यानी कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन सलाइन passes with considerable pressure on the syringe। अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस केस में हमको कुछ प्रेशर डालना पड़ेगा ताकि वो ड्रेन हो जाए। थर्ड, in the presence of obstruction no fluid passes into nose and it may reflux through same punctum।
ठीक है, तो अगर कोई फ्लूइड पास नहीं हो रहा है नोज में तो क्या होगा, वो जो फ्लूइड हमने डाला था वो पूरा रिफ्लेक्स हो जाता है सेम पंक्टम से। अगर सेम पंक्टम से निकलता है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सेम या कॉमन कैनालिकुलस में ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर वो अपोजिट पंक्टम से निकल जाता है जो इंडिकेट करता है कि लोअर सैक में या फिर नेसोलेक्राइमल डक्ट में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर आते हैं, इसमें इमेज दिखाई है लेक्राइमल सिरिंजिंग की, जिसमें सलाइन रिगर्गिटेट होता है बैक टू द आई। इसमें दिखाया गया अगर ब्लॉक्ड या स्टेनोज्ड नेसोलेक्राइमल डक्ट है तो आंख में से वापस वो नॉर्मल सलाइन फ्लूइड आना शुरू हो जाता है। इसमें नेक्स्ट है जोन्स डाई टेस्टिंग। इसमें दो टेस्ट किए जाते हैं, जोन्स फर्स्ट टेस्ट और प्राइमरी डाई टेस्ट, एंड दूसरा है जोन्स सेकंड टेस्ट और सेकेंडरी डाई टेस्ट। जो जोन्स फर्स्ट टेस्ट है वो किया जाता है पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन को और हाइपर सिक्रेशन ऑफ टीयर्स, इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए कि किस वजह से टीयरिंग ऑफ आई है, वाटरिंग ऑफ आई है। तो सबसे पहले कंजक्टिवा में फ्लोरेसिन 2 ड्रॉप्स इंस्टिल किए जाते हैं। उसके 5 मिनट बाद एक कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर इंसर्ट करते हैं इंफीरियर टर्बिनेट के नीचे। तो इसमें देखा जाता है कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर फ्लोरेसिन हमें ऑब्जर्व करते हैं, हम डिटेक्ट कर पाते हैं फ्रॉम द नोज, मतलब कि जो हमारा सिस्टम है, लैक्राइमल सिस्टम है, वो पेटेंट है, यानी जो कॉज है वाटरिंग ऑफ आई का वो है प्राइमरी हाइपरलैक्राइमेशन। अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है, अगर कोई डाई डिटेक्ट नहीं होती कॉटन एप्लीकेटर पे, तो हम यानी कहीं ना कहीं पे या तो पार्शियल या फिर एब्सोल्यूट ऑब्स्ट्रक्शन है लैक्राइमल, या फिर लैक्राइमल पंप का फेलियर है, जिस वजह से वो डाई इंफीरियर टर्बिनेट तक नहीं पहुंचती है। तो इसमें दो इमेजेस में आपको दिखाया है। फर्स्ट इमेज में लेफ्ट साइड में दिखाया है कि टेस्ट पॉजिटिव है और जो हमने एक कॉटन टिप एप्लीकेटर लिया है वो स्टेन हो जाता है, दैट मीन्स द टेस्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड वन में टेस्ट नेगेटिव है, यानी कहीं ना कहीं इस लेक्राइमल सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन है, मे बी पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर लेक्राइमल पंप का फेलियर है, इस वजह से टेस्ट नेगेटिव है। नेक्स्ट इसमें है जोन्स सेकेंड टेस्ट और सेकेंडरी डाई टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, जो डाई हमने प्लेस की थी कंजक्टिवल सैप में, वो उसका जो रेसिडुअल पार्ट अगर रह गया है, लेक्राइमल सिस्टम है, उसको फ्लश किया जाता है। ठीक है, ये किस केस में किया जाएगा, जहाँ पे हमारा जोन्स फर्स्ट टेस्ट नेगेटिव आया था। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट में तो ऑलरेडी स्टेन्ड है तो उसमें करने की जरूरत नहीं है। अगर जोन्स फर्स्ट टेस्ट नेगेटिव आता है तो हमको क्या करना है, जो अंदर रेसिडुअल फ्लोरोसेंट डाई रह गई है लेक्राइमल सिस्टम में, उसको फ्लश करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमको क्लियर सलाइन लेना है और उसको हमें विद द हेल्प ऑफ सिरिंज या फिर कैनुला की हेल्प से इंफीरियर कैनालिकुलस में प्लेस करना है। फिर हम उसको इरिगेंट को रिट्राइव करते हैं नेजल कैविटी से। इसमें हम देखेंगे टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो यानी हम जो डाई स्टेन्ड सलाइन है वो हमें मिलेगा फ्रॉम द नोज, यानी जो ऑब्स्ट्रक्शन था नेसोलेक्राइमल डक्ट में वो कहीं ना कहीं पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन था, तो हमने फ्लश किया तो डाई बाहर आ गई। अगर टेस्ट नेगेटिव है, यानी जो सलाइन है वो अनस्टेन्ड अगर आ रहा है नोज से, यानी जो अपर ड्रेनेज सिस्टम है उसमें टोटल ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, या फिर जो लेक्राइमल पंप मैकेनिज्म है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, तो इसमें आप इमेज में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में है जोन्स डाई टेस्ट 2 पॉजिटिव, जिसमें कॉटन एप्लीकेटर स्टेन हो रहा है, और सेकेंड वन है जोन्स डाई टेस्ट 2, इसमें नेगेटिव है, जिसमें कॉटन एप्लीकेटर स्टेन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं जोन डाई टेस्टिंग प्राइमरी और सेकेंडरी, ऊपर दिखाए हैं प्राइमरी टेस्ट, नीचे सेकेंडरी टेस्ट, ऊपर टेस्ट दिखाया कि इसमें पॉजिटिव है, स्टेन हो रहा है। फिर उसमें सेकेंड इमेज में दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एनएलटी में ऑब्स्ट्रक्शन है जिस वजह से स्टेन नहीं हो पा रहा है कॉटन एप्लीकेटर। और थर्ड इमेज में दिखाया है कि पूरा अपर लेक्राइमल सिस्टम ब्लॉकेज की वजह से एप्लीकेटर स्टेन नहीं हो पाया। नीचे है सेकेंडरी टेस्ट, इसमें इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से फ्लशिंग करने पे टेस्ट पॉजिटिव आया है, और दूसरे में दिखाया है कि
फ्लशिंग करने के बाद भी जो सेलाइन है वो अनस्टेन्ड है, टेस्ट नेगेटिव है। नेक्स्ट है इसमें डेक्रायोसिस्टोग्राफी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डीसीजी। ठीक है, ये किया जाता है हमें जो पैसेज है, लैक्रामल पैसेज है, उसको देखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, और अगर उसमें कहीं कहीं पे ब्लॉकेज है तो उसके एग्जैक्ट साइट को पता करना, नेचर ऑफ ब्लॉक को पता करना, और एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक ब्लॉक है उसको पता करने के लिए डेक्रायोसिस्टोग्राफी की जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, एक रेडियोपिक मटेरियल लेते हैं, या तो वो लिपिडोल है या पेंटोपिक है, उसको हम इंजेक्ट करते हैं लेक्रामल सैक में विद द हेल्प ऑफ लेक्रामल कैनुला। उसके बाद एक्सरेज लिए जाते हैं, या तो 5 मिनट बाद, फिर आप आधे घंटे बाद 2 एक्सरेज लेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि डाई, वो जो हमने रेडियोपिक सॉरी मटेरियल है, वो कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, कहाँ तक, जहां तक वो पहुंच चुका है, यानी वहां तक तो पैसेज पेटेंट था। अगर कहीं पे ब्लॉकेज है तो वहीं पे वो डाई रुक जाएगी, वो आपको एक्सरे में नीचे तक दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इसी में एक और एडवांस्ड टेक्निक आती है, सब्सट्रैक्शन मैक्रो डेक्रायोसिस्टोग्राफी। इसमें क्या होता है, वो एक्सरे इमेज ही होगी, लेक्राइमल इमेज होती है, एक्सरे होती है, लेकिन उसमें आपको सब्सट्रैक्शन मिलता है। सब्सट्रैक्शन कितना किसका मिलता है, जो बैकग्राउंड इमेजेस हैं, बैकग्राउंड की इमेज है तो वो आपको दिखाई नहीं देगी, और जो आपको लेक्राइमल पैसेज है वो हाईलाइटेड दिखाई देगा, वो आपको क्लियर दिखाई देगा। बाकी आपको बैकग्राउंड में आपको कुछ इमेजेस नहीं दिखाई देगी। ये इमेज है नेक्स्ट इसमें डायग्रासिस्टोग्राफी की। इसमें बिना सब्सट्रैक्शन के है लेफ्ट साइड में, जिसमें नॉर्मल फिलिंग दिखाई दे रही है दोनों साइड्स में। ठीक है, सेकंड इमेज बी में लेफ्ट साइड की नॉर्मल फिलिंग है, लेकिन राइट साइड की जहाँ पे आपको राइट लेक्राइमल सैक और नेजोलेक्राइमल डक्ट के जंक्शन पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से लेफ्ट साइड में फिलिंग नहीं हो पा रही है लेक्राइमल सैक की। ये है सब्सट्रैक्शन मैक्रोडेक्रोसिस्टोग्राफी, जिसमें बैकग्राउंड की इमेजेस नहीं होती हैं, और इसमें जो आपका लेक्राइमल पैसेज है वो क्लियरली आपको दिखाई देता है। फिर इसमें नेक्स्ट है लेक्राइमल सिंचुलोग्राफी। ये एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक होती है हमारे लेक्राइमल ड्रेनेज apparatus की फंक्शनल एफिशिएंसी को चेक करने के लिए। इसका एक दूसरा नाम भी होता है रेडियो न्यूक्लियोटाइड डेक्रायोसिस्टोग्राफी। ठीक है, इसमें हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स जैसे कि सल्फर कोलोइड या टेक्नीशियम, ये कंजक्टिवल सैक में डालते हैं, फिर उसके पैसेज वो पास करता है लेक्राइमल ड्रेनेज सिस्टम में, और उसको हम विजुलाइज करते हैं एंगर गामा कैमरा से। ये है एंगर गामा कैमरा। ठीक है, तो इसमें से जो रेज निकलती हैं, फिर उसका जो एक्सरे लिया जाता है उससे हम विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो गामा कैमरा प्रिंसिपल इन्होंने दिखाया है इसमें, किस तरह से पेशेंट का हेड प्लेस किया जाता है, और आपने जो वहाँ पे रेडियो एक्टिव ट्रेसर मटेरियल डाला है कंजक्टिवल सैक में, उससे जो रेज निकल रही हैं उसको असेस करने के लिए एक होता है गामा कैमरा। फिर आपको कंप्यूटर पे इमेज दिखाई देगी क्लियर। ठीक है, इस तरह की आपको इमेज दिखाई देगी। इसमें ने दिखाया है कि ओडी ओएस, ओडी मीन्स राइट साइड का है जो। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा आपको दिखाई दे रहा है पैसेज, थोड़ा नीचे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। और ओएस में जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में क्या है, लेक्राइमल सैक तक तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इमेज में, लेकिन नीचे वाला जो पूरा नेजल लेक्राइमल डक्ट है वहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा ऑब्स्ट्रक्शन है, हो सकता है जंक्शन ऑफ लेक्राइमल सैक और एनएलडी पे ऑब्स्ट्रक्शन है, इस वजह से इमेज आपको नीचे का इसमें नहीं असेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो here completes our topic, the watering of eye. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please write in the comment box. I will resolve it. Thank you so much. Namaste, हमेशा खुश रहो बेटिया। I am GVN Dr. Meenakshi, Assistant Professor in Department of Shalakya Tantra, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University. आज का हमारा टॉपिक है लैक ऑफ थैलमस। लैक ऑफ थैलमस इज अ कंडीशन which is characterized by inability to voluntarily close the eyelids. As you can see in this image, the upper image is of open eyes and lower image is of closed eyes. So the patient's right eye is not able to close properly. The patient is not able to close the eyelids properly. So this is the condition of lag ophthalmos.
Etiology of lag ophthalmos. It occurs in patients with paralysis of orbicularis oculi muscle, cicatricial contraction of the lids, symblepharon, severe ectropion, proptosis following over-resection of the levator muscle, proptosis in comatose patients. Physiologically, some people sleep with their eyes open, and the condition is called nocturnal lag ophthalmos. So these are all of the reasons for lag ophthalmos causes. Then the clinical picture of lag ophthalmos, it is characterized by incomplete closure of the palpebral aperture associated with features of the causative disease. Then the complications of the lag ophthalmos, the conjunctival and corneal xerosis and exposure keratitis. Treatment of lag ophthalmos. To prevent exposure keratitis, artificial teardrops should be instilled frequently, and the open palpebral fissure should be filled with an antibiotic eye ointment during sleep and in comatose patients. Soft bandage contact lens may be used to prevent exposure keratitis. Tarsorrhaphy may be performed to cover the exposed cornea when indicated. Measures should be taken to treat the cause of lag ophthalmos wherever possible. Tarsorrhaphy. In this operation, adhesions are created between the part of the lid margins with the aim to narrow down or almost close the palpebral aperture. It is of two types, temporary tarsorrhaphy and permanent tarsorrhaphy. Thank you so much. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please write in the comment box. I will resolve it. Thank you so much.